लगता है कि अब तो मेरे भूख के मारे प्राण ही निकल जाएंगे। अब तो कोई भी इधर आता नहीं है। मुझे ही गांव में जाकर लोगों से कुछ खाने को मांगना होगा। बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और ठंड भी इतनी ज्यादा पड़ रही है। मुझे कुछ खाने को दे दो। बाबा, यहाँ तो वैसे भी खाने के लाले पड़े हैं और ऊपर से तुम आ गए यहाँ मांगने। ऐसा मत बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। फिर बाबा दूसरे घर के बाहर खड़े होकर बोले, बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो। ये बाबा, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा काम धंधा बंद हो गया। बेटा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम्हें मिला है। फिर बाबा ने गांव के जमींदार से बोला, जमींदार साहब, तुम तो मेरी मदद कर दो। ये बाबा, जब से तुम गांव में आए हो तब से गांव के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। इसीलिए ही सब ने तुमको गांव से निकाला है। यहाँ अब कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अब जाओ यहाँ से। तुम लोग अपने कर्मों का फल भोग रहे हो और आरोप मुझ पर लगा रहे हो। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। फिर बाबा वापस गांव से बाहर चले गए। रात को ठंड इतनी हो गई कि लोगों का शरीर भी जमने लगा और फिर बाबा भूख और प्यास से तड़प रहे थे। और फिर बाबा ने अंतिम सांस ले ली। सुबह तक बाबा का शरीर बिल्कुल अकड़ चुका था। तभी गांव में किसी ने खबर दी, सुनो, वो बाबा मर चुका है और गांव से बाहर जंगल की तरफ उसकी लाश पड़ी है। कोई तो उसको दफना दो। नहीं रे, मैं तो भूल कर भी न जाऊं उधर। मैं भी नहीं जाऊंगा। तुमको जाना है तो चले जाओ। वहीं गांव में सुंदर नाम का एक किसान रहता था। वो वहां से गुजर रहा था। तभी उसने लोगों की बात सुनी। कैसा जमाना आ गया है, किसी को अंतिम विदाई भी नहीं दे सकते लोग। चलो, कोई नहीं जा रहा है तो न सही, मैं ही चला जाता हूँ। और फिर सुंदर जंगल के पास पहुंच गया और फिर उसने वहीं एक गड्ढा खोदा और बाबा को वहां दफना दिया और हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। मैं काम में इतना लगा रहा कि आपकी मदद भी नहीं कर सका। मुझे माफ कर देना। और फिर सुंदर वहां से अपने घर चला आया। रात हो चुकी थी और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक जोरदार बिजली की आवाज हुई और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। देखो जी, एक तो ठंड इतनी पड़ रही है और ऊपर से ये बारिश भी हो रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कुछ गलत न हो जाए। पूरी रात बारिश होती रही। सुबह हो चुकी थी। बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया था। लोगों की फसल भी खराब हो चुकी थी। कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। देखा भाई तुमने, वो बाबा मरते मरते भी तबाही मचा गया। हाँ भाई, मेरी तो आधी से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई है। हाँ, मेरी भी फसल बर्बाद हो गई है और घर में एक पैसा भी नहीं है। तभी जमींदार वहां आ गया और बोला, मुझे दुख है कि पूरे गांव की फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन आप लोग चिंता मत करो, मेरे गोदाम में अभी अनाज है। आपकी बड़ी कृपा होगी जमींदार साहब। आप हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। जो जितना अनाज लेगा, अगली फसल पर मुझे उसका दुगना अनाज देना पड़ेगा। मंजूर हो तो बोलो। लोगों ने मजबूरी में जमींदार के पास से अनाज ले लिया। वहीं सुंदर अपने घर में अपने भाई से बात कर रहा था। देख सुंदर, माँ और बापू के गुजर जाने के बाद भी हमने तुझे अपनी फसल में से हिस्सा दिया था, लेकिन अब वो नहीं होगा। लेकिन भैया, खेत में तो मैंने भी मेहनत की है। हाँ, मेहनत तो की है, लेकिन वो खेत तो हमारे हैं, उसमें तेरा हिस्सा नहीं है। ये तो गलत है।
माँ बापू ने ये घर और खेत हम 2 भाइयों के नाम कर दिया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ बापू ने खेत किसी के नाम में नहीं किया था। ये तुम लोगों ने चालाकी से अपने नाम में करा लिया है। ज्यादा जुबान मत चला सुंदर। बड़े भैया जो बोल रहे हैं वही सच है, और अब तो तू इस घर में भी नहीं रह सकता। चल निकल यहाँ से। और फिर दोनों भाइयों ने सुंदर और उसकी पत्नी को घर से निकाल दिया, और बेचारा सुंदर अपनी पत्नी के साथ वहां से रोता हुआ चला गया। असल में सुंदर के 2 बड़े भाई थे, कैलाश और त्रिलोकचंद। दोनों ने पटवारी से मिलकर सारी जमीन और घर अपने नाम में करा लिया था। सुनो, आप चिंता मत करो, हम पंचायत में जाएंगे। और फिर सुंदर ने सरपंच को सारी बात बताई। वहीं पर जमींदार और गांव के सभी लोग आ गए। सरपंच जी, माँ और बापू ने सारी जमीन हम 2 भाइयों के नाम ही की थी। सुंदर का उसमें कोई हिस्सा नहीं है। नहीं सरपंच जी, ये सब झूठ है। तभी जमींदार बोला, कैलाश और त्रिलोक ने सही किया सुंदर को घर से निकालकर, क्योंकि सुंदर ने ही उस बाबा को दफनाया था, और अंजाम तुम सभी देख सकते हो। अगर सुंदर यहाँ रहेगा तो गांव पर फिर से कोई ना कोई आफत आएगी, इसलिए इसको गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। और फिर सभी गांव वालों ने भी ऐसा ही बोला और सुंदर को गांव से निकाल दिया। मीना, मैंने तो एक नेक काम किया था जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली है मुझे। नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। लगता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हम यहीं अपनी झोपड़ी बनाएंगे। लेकिन खाएंगे क्या? यहाँ इतनी जमीन खाली पड़ी है, हम यहीं खेती करेंगे। लेकिन मीना, ये तो सारी बंजर जमीन है, यहाँ खेती कैसे होगी? अगर मेहनत करेंगे तो हो जाएगी। आप हार मत मानो, मैं आपके साथ हूँ। तो पहले हम अपनी झोपड़ी बना लेते हैं। और फिर सुंदर ने वहीं पर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। मीना, घर तो बन गया, लेकिन अभी कुछ खाने को नहीं है। उसका जुगाड़ भी मैंने कर लिया है। जब मैं जंगल से लकड़ियां तोड़ रही थी, तब मैंने कुछ फल भी तोड़ लिए थे। और फिर मीना और सुंदर ने थोड़े से फल खाकर अपनी भूख को कुछ हद तक शांत कर लिया। अगली सुबह सुंदर ने मीना से कहा, मीना, खेती करने के लिए उसका सामान भी तो चाहिए, लेकिन हमारे पास तो कोई सामान भी नहीं है। कम से कम एक फावड़ा तो होना चाहिए। आप उसकी चिंता मत करो, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे। हम कुछ दिन उन्हीं से गुजारा कर लेंगे। फिर मीना ने सुंदर को कुछ पैसे दे दिए और बोली, देखो, आप एक फावड़ा और कुछ सामान भी ले आना, और बचे हुए पैसे से घर का सामान ले आना। और फिर सुंदर बाजार गया और शाम तक सारा सामान लेकर आ गया। तब तक मीना ने मिट्टी का एक चूल्हा भी बना लिया और घर को सजा दिया। जब सुंदर आया तो ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। मीना, तुम मेरे बुरे समय में भी मेरा साथ दे रही हो, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे कोई दुख नहीं कि मेरा सब कुछ चला गया। ये मेरा फर्ज है तुम्हारे बुरे समय में साथ देना। अब आप आराम करो, मैं कुछ खाने को बना देती हूँ। और मीना ने दोनों के लिए चावल बना दिए। अगली सुबह सुंदर और मीना काम में लग गए और शाम तक ही दोनों ने खेत को फसल बोने लायक बना दिया। मीना, खेत तो तैयार हो गया, लेकिन इसमें फसल किसकी करें? कल आप बाजार से बीज खरीद कर ले आना। अगली सुबह मीना ने सुंदर से कहा,
कल मैं जंगल की तरफ गई थी तो मुझे एक पपीते का पेड़ दिखा था। उस पर पके हुए पपीते लगे थे। आप मेरे लिए एक पपीता तोड़कर ले आओ। और फिर सुंदर पेड़ के पास चला गया तो उसने देखा कि सच में पके हुए पपीते लगे थे। तो सुंदर पपीता तोड़ने को जैसे ही आगे बढ़ा, तभी एक भारी सी आवाज आई। सुंदर, कैसे हो? कौन है? कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारे सामने हूँ। सामने तो कोई नहीं है। कौन हो तुम? मैं इसी पेड़ में से बोल रहा हूँ। ये सुनकर सुंदर डर गया और डरते हुए बोला, कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। सामने नहीं आ सकता। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। कौन हो तुम? ऐसे छिपकर बातें मत करो। मैं वही बाबा हूं जिसका तुमने अंतिम संस्कार किया था। मेरी आत्मा इसी पेड़ में है। ये सुनकर सुंदर और भी डर गया और अब वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। डरो मत सुंदर, मुझे सब पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। कैसी मदद? खेत में बोने के लिए तुम्हारे पास बीज नहीं है ना? तुम एक पपीता ले जाओ और इसको खाने के बाद इसके बीज को खेत में बो देना। इससे क्या होगा? पपीते का पेड़ लगने में तो बहुत समय लगेगा। नहीं, तुम एक बार ये करके तो देखो। सुंदर फिर भी बहुत डरा हुआ था और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी पपीता तोड़ने की। तभी आवाज आई, सुंदर, तुम बहुत भले इंसान हो। अगर तुम मुझे यहाँ नहीं दफनाते तो मेरा शरीर यहीं पड़ा रहता। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अब पपीता तोड़ लो, मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। फिर सुंदर ने एक पपीता तोड़ लिया और घर आकर मीना को सब कुछ बता दिया। मीना को भी भरोसा नहीं हुआ। मीरा, क्या करें? आप ये बीज बो दो, जो होगा देखा जाएगा। और फिर सुंदर ने वो बीज खेत में बो दिए। रात भर इंतजार करने के बाद अगली सुबह सुंदर और मीना जैसे ही बाहर आए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मीना, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। आप सच बोल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है क्या? उनके खेत में बहुत सारी सब्जी लगी थी। फिर सुंदर वो सब्जी बाजार में बेचने चला गया। सारे बाजार में सुंदर की सब्जी सबसे अलग लग रही थी और देखते ही देखते सुंदर की सारी सब्जी बिक गई और सुंदर खुशी खुशी अपने घर आ गया और मीना को सारी बात बताई। मैंने आपको बोला था ना कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये आपके कर्मों का ही फल है। फिर सुंदर फिर से पेड़ के पास गया। बाबा, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझ पर अपनी कृपा की है। अब से तुम ऐसा ही करना। तुम्हारे लिए इस पेड़ के फल कभी खत्म नहीं होंगे। और फिर सुंदर फिर से एक पपीता लेकर घर आ गया और अगली सुबह फिर से सब्जी बेचने चला गया। अब सुंदर रोज बाजार में ताजी सब्जी बेचने जाता था और उसकी सब्जी जल्दी ही खत्म हो जाती थी। भाई, ये सुंदर इतनी सारी सब्जी कहाँ से लाता है और इतनी अच्छी सब्जी कैसे हो जाती है इसके खेत में? पता नहीं भाई, मैंने तो सुना है कि इसके भाई ने इसको घर से निकाल दिया था। और फिर धीरे धीरे ये बात सुंदर के गांव में फैल गई। भैया, आपने कुछ सुना? क्या सुना? यही कि सुंदर बाजार में सब्जी बेचने जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो उसको खेत में हिस्सा भी नहीं दिया, तो उसके पास खेत कहां से आया? वो जंगल में ही खेती करने लगा है।
फिर भी इतनी जल्दी इतनी सारी सब्जी कैसे उगा सकता है? यही तो पता नहीं चल रहा है। उधर सुंदर के दिन अब बदलने लगे थे। अब उसने अपना मकान भी बना लिया था और उसके पास अब पैसा भी ठीक ठाक हो गया था। फिर एक दिन तिलोक, आज हम सुंदर के बारे में सब कुछ पता करके रहेंगे। ठीक है भैया। और फिर वो दोनों सुंदर के घर के पास जाकर छिप गए और इंतजार करने लगे कि सुंदर क्या करता है। थोड़ी देर में शाम हो गई और सुंदर पेड़ से पपीता तोड़ने चल दिया, तो वो दोनों भी उसके पीछे चले गए और दोनों ने सुंदर को सब कुछ करते हुए देख लिया। अगले दिन तिलोक, मैं बोलता था ना कि कुछ तो गड़बड़ है। भैया, अब हम भी वहां जाएंगे और पपीता तोड़ कर लाएंगे। फिर रात को वो दोनों जंगल में गए और पेड़ से पपीता तोड़कर ले आए। वो दोनों बहुत खुश थे। इसको हम अपने खेत में बो देंगे और फिर हमारे खेत में भी वैसी ही सब्जी उग जाएंगी। हाँ तिलोक, तू एक काम कर, ये बीज अभी खेत में बो दे ताकि सुबह हमारे पास भी सब्जी हो। फिर तिलोक वो बीज लेकर अपने खेत पर चला गया और उसने वो बीज अपने खेत में बो दिया और फिर सुबह का इंतजार करने लगे। अगली सुबह कैलाश और तिलोक अपने खेत का नजारा देखकर हैरान हो गए और वहीं बैठकर रोने लगे। भैया, ये क्या हो गया? सुंदर के खेत में तो सब्जी उगती है, लेकिन हमारे पूरी फसल ही बर्बाद हो गई। ये जरूर उस सुंदर ने ही किया होगा। फिर वो दोनों सुंदर के पास गए और बोले, सुंदर, ये तूने अच्छा नहीं किया। मैंने क्या किया? फिर कैलाश ने उसको सारी बात बताई। सारी बात सुनकर सुंदर बोला, ये तो अपने अपने कर्मों का फल है। मुझे मेरे कर्मों का फल मिला और आपको आपके कर्मों का। हमको माफ कर दे मेरे भाई, हमने तेरे साथ बहुत गलत किया है। सुंदर, हमारी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है, हमारी मदद कर दे। हम तुझे तेरा हिस्सा दे देंगे मेरे भाई। अब वो हिस्सा आप अपने पास ही रखो, मेरे पास अब बहुत कुछ है। तभी मीना वहां आई। आप इनकी मदद कर दो, आखिर ये आपके भाई हैं। और फिर सुंदर ने उनको थोड़े पैसे दे दिए और फिर सुंदर वापस उस पेड़ के पास गया और बोला, बाबा, आपने मुझ पर बहुत कृपा की है, लेकिन अब मैं इस लायक हो गया हूं कि अपनी मेहनत से खेती कर सकूं। तभी पेड़ से आवाज आई, तुम क्या चाहते हो सुंदर? बाबा, आज मेरे भाइयों ने ऐसा किया है, कल को कोई और करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब आप मुझे कोई बीज ना दो। उसके लिए तुमको मुझे मुक्ति दिलानी होगी। वो कैसे होगा बाबा? आप मुझे बताओ, मैं सब करूंगा। तुम अपने घर का पानी पेड़ की जड़ में डाल देना, तभी मैं यहां से आजाद हो पाऊंगा, क्योंकि तुम ही ने मेरा अंतिम संस्कार किया था। फिर सुंदर ने वैसा ही किया और बाबा को मुक्ति मिल गई। फिर सुंदर ने गांव में ही अपनी खुद की जमीन खरीद ली और आज सुंदर एक बड़ा व्यापारी बन गया।